अगली बात है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में हमें दो तीन बात याद रखनी है। निर्वाचन मंडल का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में 54वें अनुच्छेद में दिया गया है। इसमें जो ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल है। सबसे पहली बात तो हमें याद रखनी है, नंबर 1 पर संसद के निर्वाचित सदस्य संसद के निर्वाचित सदस्य तथा दूसरी बात हमें याद रखनी है, सभी राज्यों की विधान मंडल या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो विधानमंडल का एक भाग है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यदि आगे और बात करें हम, तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये तीन बातें याद रखनी है हमें निर्वाचन मंडल में। पहली बात है संसद के निर्वाचित सदस्य। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि संसद है, उस संसद के दो सदन हैं। संसद के दो सदन हैं, एक सदन है लोकसभा और एक सदन है राज्यसभा। लोकसभा में हमने उस दिन बात की थी, लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या है वर्तमान में वो है 545। राज्यसभा में जो कुल सदस्य संख्या है वो है 245। अब हमें याद ये रखना है यहाँ कि इन 545 सदस्यों में से दो सदस्य तो हैं मनोनीत सदस्य हैं, और इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्य मनोनीत हैं। अर्थात लोकसभा के 545 में से 243 सदस्य 545 में से 543 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। यहां 245 में से 233 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं, 14 सदस्य, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। उसी प्रकार किसी राज्य में एंग्लो इंडियन यदि मनोनीत किए गए हैं तो वह एंग्लो इंडियन भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राज्यों की जो विधानमंडल है, विधानमंडल का जो दूसरा सदन है, राज्यों की जो विधानमंडल है और विधानमंडल का जो दूसरा सदन है,
देखो राज्य में, एक राज्य में संसद की तरह ही जैसे संसद है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल है। विधानमंडल जैसे संसद के दो अंग हैं, संसद के दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार विधान मंडल के भी दो अंग हैं। एक तो है विधानसभा और एक है विधान परिषद। तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती। बात हमें ये याद रखनी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। किसमें भाग नहीं लेते? किसमें नहीं लेते भाई? भाग नहीं लेते। किसमें नहीं लेते भाग? राष्ट्रपति के निर्वाचन। आगे हम यदि बात करें, अगले पॉइंट पर हम बात करें तो वो पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, निर्वाचन पद्धति विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वह पद्धति, उसका नाम है एकल संक्रमणीय इस पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान। तो हमें यहाँ ये समझना है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान क्या है। यदि हम एकल की बात करें तो एकल का अर्थ है यहाँ, एक तो अर्थ है इसका कि जो भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहा है वह सदस्य वरीयता के हिसाब से, प्राथमिकता के हिसाब से वोट डाले। दूसरा इसका अर्थ है, एक अर्थ तो है वरीयता यानी प्राथमिकता के हिसाब से वोट डालना। वरीयता का मतलब है पसंद। जैसे मान लिया हमने 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 जो कैंडिडेट खड़े हैं, इन 4 कैंडिडेटों को एक सदस्य वोट डालेगा। वो जो एक सदस्य वोट डालेगा वह सदस्य इन 4 को वोट डालेगा, लेकिन वोट डालेगा वरीयता के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से। पहली पसंद क्या है? मान लिया एक वोट डाल रहा है और उसकी पहली पसंद डी है, तो यहाँ फर्स्ट है, पहली पसंद ये है। दूसरी पसंद ए है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद सी है, तीसरी पसंद ये है, चौथी पसंद बी है, ये है। इस प्रकार वरीयता के हिसाब से वोट डालेगा। दूसरा इसका अर्थ है हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब है जिसको सबसे कम वोट मिली उसकी वोट अन्य को हस्तांतरित हो जाएंगे, अन्य को चली जाएंगी, वरीयता के हिसाब से।
आनुपातिक का मतलब है यहां एक निश्चित कोटा, निश्चित कोटा, एक निश्चित कोटा। निश्चित कोटा के लिए हिंदी में शब्द का जो प्रयोग किया जाता है अभ्यांश शब्द का, अभ्यांश शब्द का प्रयोग। कि एक निश्चित कोटा है और वो निश्चित कोटा क्या है? निश्चित कोटा है 50% प्लस 1। यहां याद ये रखना है कि 50% यानी आधी वोट प्लस 1 वोट होनी चाहिए। आधी वोट तो होनी चाहिए। मान लीजिए कुल वोटों की संख्या 1000 है। जीतने के लिए इन 1000 वोटों में से जो निश्चित कोटा है, जो अभ्यांश है, निश्चित अभ्यांश है, वह है 501, अर्थात 50% प्लस 1 वोट चाहिए। अनुपातिक का ये अर्थ है। गुप्त का मतलब होता है सीक्रेट, अर्थात जो वोट डाली जाती है वह वोट किसी को बताई नहीं जाती। आगे यदि हम और कुछ बातें करें, नजर डालें राष्ट्रपति के कैंडिडेट पर। यदि कोई राष्ट्रपति के कैंडिडेट बन रहा है तो उसके लिए सबसे पहले 50 तो प्रस्तावक चाहिए, प्रस्तावक 50, और 50 ही अनुमोदक चाहिए, 50 ही उसको अनुमोदक चाहिए। याद ये रखना है यहाँ जो 50 प्रस्तावक हैं, ये 50 प्रस्तावक अनुमोदक नहीं हो सकते। ये 50 अनुमोदक है, वे ये प्रस्तावक नहीं हो सकते। याद ये रखना है ये जो 100 व्यक्ति है, ये 100 व्यक्ति किसी अन्य के प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकते। यदि आगे और बात करें हम राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए, जमानत राशि रखी गई है 15,000। 15,000 जमानत राशि रखी गई है। यदि कोई कैंडिडेट निश्चित जो कोटा है, उस निश्चित कोटे की 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जो जमानत राशि है वह जमानत राशि जब्त हो जाती है। याद यहां ये रखना है कि एग्जामिनर इस निश्चित कोटे की जगह आपको वैध मत दे सकता है। वैध मत बिल्कुल गलत है। ध्यान ये रखना है कि जमानत बचाने के लिए, अर्थात सीधी बात यह है कि जमानत बचाने के लिए 15,000 रुपए बचाने के लिए उस कैंडिडेट को निश्चित कोटे, जो निश्चित कोटा है, उस निश्चित कोटे के 1/6 मत प्राप्त करना है। वैध मतों का नहीं, वैध मत नहीं। अब बात यह है कि यदि जमानत नहीं बच पाई तो ये राशि कहां जाएगी? 15,000 की जो राशि है, ये राशि कहां जाएगी? ये भारतीय रिजर्व बैंक में जमा हो जाएगी। आगे यदि एक बात और याद रखें, कल यानी लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत की गणना नहीं की जाती। मत की गणना नहीं की जाती। मत मूल्य की गणना की जाती है। मत मूल्य की गणना की जाती है। गणना
की जाती। अब ये मत मूल्य क्या है, याद ये रखेंगे। देखो, पहले हम बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, दिल्ली तथा पुदुचेरी की जो विधानसभा है उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं। याद ये रखना है कि जो मत मूल्य है वह मत मूल्य सांसदों का तथा विधायकों का होता है, विधायकों का यदि हम मत मूल्य की गणना करें कि एक विधायक के मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाए, विधायक का मत मूल्य पूछ रहे थे, विधायक का मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाएगा। तो विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए, इसका मत मूल्य विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला अपनाना है वो फॉर्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या, याद रखेंगे। विधायक की बात कर रहे हैं हम, सांसद की बात ना कर रहे। राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या या विधानसभा के सदस्यों की संख्या। उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या, इन सब में 1/1000 का गुणा करें तो मत मूल्य निकल के आ जाएगा। किसका? एक विधायक का। अब जनसंख्या किस समय की होगी, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो जनसंख्या है करंट जनसंख्या नहीं है, यानी वर्तमान की जनसंख्या नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में सुविधा के लिए ये कर दिया गया है कि जो 1971 की जनगणना है, 1971 की जनगणना को ही आधार बनाया गया है। और ये कब तक रहेगा आधार? 2026। ये आधार 2026 तक है। अब हमें ये भी याद रखना है कि राजस्थान है उस राजस्थान के एक विधायक, देखो राजस्थान में तो हमें पता है कितने विधायक हैं, तो कुल राजस्थान में विधायकों की संख्या कितनी है? 200 है। राजस्थान में विधायकों की संख्या 200 है। तो एक विधायक का जो मत मूल्य है, मत मूल्य किसके लिए निकाल रहे हैं हम? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मत मूल्य निकाल रहे हैं। राजस्थान के एक विधायक का, एक एमएलए का जो मत मूल्य वो है 129। इसी के साथ एक और हम याद रख लें कि राजस्थान के बराबर ही छत्तीसगढ़ का मत मूल्य भी 129। ये जानकारी तुम्हें मिली है कि सभी राज्यों के जो विधायक है उन विधायकों का जो मत मूल्य है वह मत मूल्य अलग अलग होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण दो है। पहला कारण है कि राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। दूसरा कारण है कि जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य हैं
विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वे भी अलग 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 अलग। ये दो बात याद रखनी कि प्रत्येक राज्य के विधायक के मत मूल्य अलग अलग क्यों है, क्योंकि राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, और प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा की संख्या है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी अलग अलग है। इस कारण प्रत्येक राज्य के विधानसभा प्रत्येक राज्य के विधायक के मत मूल्य अलग अलग होता है। आगे यदि बात करें हम, ये बात हो गई हमारी विधायक की।